गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जेके तैयारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। ये टॉपिक ऑलवेज रेलेवेंट रहता है क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड है ये, और इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आपको इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। तो इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इंटरेक्ट करते हैं आपस में और अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, ये है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। और अभी टाइप्स कितनी होती है इकोसिस्टम की? 3 टाइप का इकोसिस्टम होता है: टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और मैन मेड। टेरेस्ट्रियल हो गया जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए और डेजर्ट हो गए, मतलब लैंड बेस्ड। ठीक है, और आपका जो एक्वाटिक है वो वाटर बेस्ड, जैसे आपके पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर्स और एस्चुरीज। और मैन मेड इकोसिस्टम हो गया जैसे आपके क्रॉप फील्ड्स हो गए, एक्वेरियम्स हो गए। जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड इकोसिस्टम्स हैं उनको मैन मेड इकोसिस्टम में रखा जाता है। अभी देखते हैं आगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। एंड इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट एंड फंक्शन एज अ यूनिट। देखो क्या होता है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं आपके जो भी लिविंग थिंग्स हैं, सारी लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। और एबायोटिक में आपके आगे जैसे वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब किस में आ गए? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, और इसमें क्या रहता है आपके इकोसिस्टम में? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पीशीज़ की। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पीशीज़ की, और अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं स्पीशीज़। और इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ की जिसमें वो अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लो। फॉरेस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे क्या रहते हैं? आपके ट्रीज़ रहते हैं। ठीक है, टॉप स्ट्रेटम किसको कौन लेता है? ट्रीज़ लेते हैं। और उसके नीचे वाला स्ट्रेटम जो है वो कौन? श्रब्स, झाड़ियाँ। और उसके सबसे नीचे वाला जो स्ट्रेटम है वो कौन होता है? ग्रासेस। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन, इकोसिस्टम के कंपोनेंट में आता है ये। अब हम देख लेते हैं कि पॉन्ड का या फिर कोई भी एक्वाटिक इकोसिस्टम वो कैसे चलता है। ठीक है, पॉन्ड का देखते हैं। पॉन्ड इज अ शैलो, सिंपल एंड सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी जो एग्जिबिट करती है सारे बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के। ठीक है, शैलो क्या होता है? जो गहरा नहीं हो। ठीक है, और सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी होती है पॉन्ड। कोई भी आप एक्वाटिक बॉडी को देखोगे वो सेल्फ सस्टेनेबल ही रहती है। और क्या एग्जिबिट करती है? वो सारे बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के। अब क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं अगर पॉन्ड का आप या फिर कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम देखोगे उसमें उसमें रहते हैं पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके, जैसे वाटर हो गया, सॉइल डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे उसमें पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे सोलर इनपुट कितनी जा रही है उसमें, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे की लेंथ कितनी है। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एल्गे और फ्लोटिंग या फिर सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स। ठीक है, ये इसके सारे ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स होते हैं। और इसमें कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, खाते किसको हैं ये? कंज्यूम किसको करते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को। या फिर कुछ फ्री स्विमिंग और ड्वेलिंग एनिमल फॉर्म्स, ये सब क्या है? यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स भी होते हैं इसमें। फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? सॉरी, डिकम्पोजर्स हैं ये सब। ठीक है, पॉन्ड जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक इकोसिस्टम के। कोई भी इकोसिस्टम है उसके कोई भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें, जैसे आप सबसे छोटा वाला ले रहे हो आप पॉन्ड, वो क्या करता है? सारे फंक्शंस को एग्जिबिट करता है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है इकोसिस्टम के। और कन्वर्जन भी होता है इसमें, ऑटोट्रॉप्स, कन्वर्जन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटरोट्रॉप्स। डिकम्पोजिशन भी इसी में होती है और मिनरलाइजेशन भी हो जाती है इसमें पॉन्ड्स में। डिकम्पोजिशन क्या होती है? किसी चीज़ का डिकम्पोज होना। और मिनरलाइजेशन फर्दर ब्रेक डाउन करके, जब मिनरल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है कोई चीज़ तो उसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डेड मैटर की वापस उसको क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। किसके लिए? फॉर द रीयूज फॉर ऑटोट्रॉफ्स। कोई भी डेड या डिकेइंग, अगर मान लो कोई फिश डेड हो जाती है पानी में,
तो उसको क्या, उसकी डिकम्पोजिशन होगी, मिनरलाइजेशन होगी उसके बाद, और फिर वो बाद में क्या रीयूज़ कर लेंगे, कौन, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉप्स जो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे अपने खाने के लिए। बेसिक सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना हो तो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन करने के लिए, ये आपको सबको पता होगा। फंक्शन और सस्टेन करने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी में आती है पहले प्राइमरी प्रोडक्शन। ये होता है कि कितना बायोमास आपका प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया में एक फिक्स्ड टाइम के दौरान, ड्यूरिंग प्लांट्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, कितना बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो पर यूनिट एरिया एक फिक्स्ड टाइम में प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसको अगर आप इसको वेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो इसका यूनिट आता है ग्राम मीटर पर स्क्वायर, और अगर आप एनर्जी के उसमें यूनिट्स में उसको अगर मेजर करोगे तो आता है आपका किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे अब आपकी जो ये है प्रोडक्टिविटी है या फिर प्रोडक्शन है, इसको प्राइमरी प्रोडक्शन को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ओवरऑल आपकी जितना भी मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस के साथ, फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो जीपीपी है ना आपकी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, सॉरी, ये किस में चली जाती है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या होती है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या करते हैं वो, रिलीज क्या करते हैं प्लांट्स, और लेते क्या हैं, तो ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अब आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ओवरऑल कितना मास प्रोड्यूस कर रहे हो, और कुछ जो है वो रेस्पिरेशन में चला जाता है। ठीक है, ये रहता है इसका। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी आती है, कि जो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जितना आपका रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है उसको आप माइनस कर दोगे तो वो आपकी क्या बचेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हिट्रोट्रॉप्स। कितना बायोमास अवेलेबल है हिट्रोट्रॉप्स की कंजम्पशन के लिए, वो आपके आ गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस में आती है ओवरऑल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और उसमें से अगर आप रेस्पिरेशन में जो लॉस हो रहा है उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपकी बन जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर आपकी आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये आता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कंज्यूम करने के बाद जो आपका बायोमास प्रोड्यूस हुआ है पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, उसको कंज्यूम करने के बाद जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब बनता है आपका आगे अगला टॉपिक, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या है, जैसे अर्थवॉर्म की एग्जांपल ले लो आप। फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं हम किसको, अर्थवॉर्म को। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको लूजन करते हैं, सॉरी सॉइल को लूजन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और लूजन कर देते हैं किसको, सॉइल को। इससे सॉइल की क्या फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो सिमिलरली डिकम्पोजिशन भी क्या होती है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल उसके कंपोनेंट्स में ही ले आते हैं उसको। डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रिटस। ठीक है, एग्जांपल क्या होती है इसकी, जैसे डेड प्लांट्स, जित कोई भी डेड चीज़ जो है उसको डेट्रिटस में आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स, बार्क, फ्लावर, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, प्लांट्स के। और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकल मैटर। फीकल मैटर क्या होता है, फीकल मैटर होता है एक्सक्रीटा से जो चीज़ें निकाली गई हो ना, बॉबल्स, जो आपके बॉबल्स से जो चीज़ें निकाली जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फीकल मैटर। ठीक है, ये सब
डेट्रिटस में आता है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या होते हैं डिकम्पोजिशन के। पहले डेट्रिटस आपको पता चला क्या होता है, जो रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए जो चाहिए होता है, जिसकी डिकम्पोजिशन होनी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। ठीक है, आगे कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन के। जो फर्स्ट 3 स्टेप होते हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन, पहला स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रीवोरस। ठीक है, डेट्रीवोरस क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे सर्वाइव करते हैं, जिनका खाना क्या है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो जिनका खाना है वो डेट्रीवोरस होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हो गया आपके, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है लीचिंग। ठीक है, लीचिंग है, इसमें क्या होता है, वाटर soluble inorganic nutrients go down in soil horizon and precipitate as unavailable salts। लीचिंग होती है बेसिकली आपकी वाटर में। ठीक है, वाटर में होती है। इसमें क्या होता है, जो वाटर soluble आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, लीचिंग इंपॉर्टेंट भी है साथ में। लीचिंग का बड़ी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेक्स में होती हैं बेसिकली, लेक्स या फिर वाटर बॉडीज़ में होती हैं। उससे क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जो वाटर soluble हैं, जो पानी में soluble हो जाते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं पानी में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो क्या कर देते हैं, नीचे चले जाते हैं। और सॉइल पे अगर मान लो ये एक वाटर बॉडी है, ये क्या करेंगे, नीचे एक लेयर बना देंगे उसके। ठीक है, बैठ जाएंगे उसमें, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे नीचे। प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे बैठ जाती है कोई चीज़। अगर ये पानी है मान लो, अगर इसमें मैं कुछ डाल दूँ, अगर वो नीचे बैठ जाए तो क्या बन गया, ये प्रेसिपिटेट। और क्या बन जाते हैं फिर, ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, ये लीचिंग होगी। आगे आपका है कैटाबोलिज्म, थर्ड स्टेप, डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। ठीक है, कैटाबोलिज्म क्या है, डिग्रेड हो जाता है आपका डेट्रिटस स्मॉलर और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। कौन करता है इसको, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स। ये जो ऊपर वाली हमने 3 प्रोसेस बताई, ये क्या है, साइमल्टेनियसली चलती हैं। और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपकी ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बन जाता है, डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस होता है बेसिकली, फर्टिलाइजर की तरह ही मान सकते हो आप इसको। ह्यूमस इज रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड सो डिकम्पोजेज वेरी स्लोली। जो ह्यूमस होता है, ठीक है, ये माइक्रोबियल एक्शन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, माइक्रोब्स के जो एक्शन है ना, जो इस पे माइक्रोब्स बड़े कम चलते हैं, लगते हैं, इसको रेजिस्ट करता है ये। और इसीलिए क्या करता है, ये डिकम्पोज होता है बहुत ही स्लोली। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कोलाइडल होता है ये नेचर में, और इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर भी बोलते हैं, सर्व करता है बेसिकली, न्यूट्रिएंट रिच होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है आपका मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है, जो आपका ह्यूमस है ना, वो उसको माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और उसके जो फर्दर उसको न्यूट्रिएंट्स में, उसके मिनरल्स में तोड़ देते हैं उसको। इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किस में से निकलते हैं, ये ह्यूमस से। ठीक है, और किसके एक्शन के थ्रू निकलते हैं, माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू। कैसे निकालते हैं उनको, डिग्रेड करके ह्यूमस को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन को। ठीक है, आपकी डिकम्पोजिशन जो है ये एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस है ये। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं, उसमें क्या है, वो टेम्परेचर और आपके सॉइल का मॉइस्चर रहता है। अब अगर आपकी सॉइल अगर वार्म है, सॉरी, अगर इन्वायरमेंट जो आपका है वो है वार्म और मॉइस्ट, ठीक है, वो उससे क्या होगी, आपकी डिकम्पोजिशन फेवर करेगा, डिकम्पोजिशन को फेवर करता है। ठीक है, जो आपका अगर लो टेम्परेचर है, और उससे आपका मटेरियल जो है वो बिल्डअप हो जाता है। लो टेम्परेचर में आपकी डिकम्पोजिशन स्लो रहती है। अब आप देख लो, जैसे आप ग्लेशियर्स हो गए, वहाँ पे अगर मान लो अगर किसी की डेथ हो जाती है ग्लेशियर्स में, तो आपकी बॉडी काफ़ी देर तक सर्वाइव करती है। तो डिकम्पोजिशन वहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, डिकम्पोजिशन वहाँ पे स्लो रहती है। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में फेवरेबल रहता है वो डिकम्पोजिशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। नेक्स्ट जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन। डिकम्पोजिशन जो है आपकी वो स्लो होती है डेट्रिटस,
उस डेट्रेटस में जिसमें लिग्निन और ये आपका चिटिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या है, पॉलीमर्स। ये दोनों क्या हैं, पॉलीमर्स। और ये सेकंड नेचुरली ऑकरिंग सबसे अबंडेंट है, ठीक है, सेकंड मोस्ट है ये अबंडेंट, किसके बाद, सेल्यूलोज के बाद, ठीक है। बायोपॉलीमर है ये, बायोपॉलीमर, ठीक है। सेल्यूलोज के बाद ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, लिग्निन होते हैं प्लांट्स में और ये होते हैं आपके एनिमल्स में, या फिर आप बोल लो सी फूड में ज़्यादा पाए जाते हैं ये। इनका काम होता है स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये। जैसे आपने देखा होगा कई सारी लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो जो मतलब जिनको कीड़ा नहीं लगता, जो सड़ती बड़ी कम है, तो उनमें लिग्निन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी। अब जैसे आपको क्रैब्स होंगे, सी फूड में जैसे क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स के ऊपर कितना हार्ड शेल होता है और क्रैब्स भी बड़ी मुश्किल से डिकम्पोज होते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लिग्निन और चिटिन की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपकी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर इट इज़ क्विकर इफ डिट्रेटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स। और डिकम्पोजिशन आपकी फास्ट होगी, क्विक होगी, अगर उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगी और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे जैसे शुगर, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा क्या है हमने आज। हाँ, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी, ठीक है। ये आगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपकी। अब टाइप्स होती हैं इकोसिस्टम की, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें आते हैं आपके लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स हो गए। और आपका जैसे नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर जो वाटर बॉडीज़ में होते हैं। मैन मेड जो आगे आपके आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो इकोसिस्टम्स हैं, जैसे क्रॉप फील्ड्स हो गए, एक्वेरियम्स हो गए आपके, ठीक है। और आगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ा हमने, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ की, जहाँ पे स्पीशीज़ अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे हमने समझी, यहाँ फॉरेस्ट की, जैसे फॉरेस्ट में सबसे ऊपर वाला लेवल होता है वो होता है ट्रीज़ का, उसके नीचे का लेवल है श्रब्स का, और उसके सबसे नीचे वाला लेवल कौन ऑक्यूपाई करता है, ग्रासेस ऑक्यूपाई करते हैं। फिर हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, पॉन्ड की एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझने की ट्राई करी हमने, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं वाटर और आपके सॉइल डिपॉजिट, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, सोलर इनपुट कितनी आ रही है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर क्या है, और डे लेंथ कितनी है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसमें, ठीक है, एल्गे रहती है और कुछ फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स भी रहते हैं। कंज्यूमर हमने पढ़े कौन है, जू प्लैंक्टन्स और कुछ फ्री स्विमिंग एंड डिवेलिंग एनिमल फॉर्म्स। डिकम्पोजर्स भी होते हैं इसी में, पॉन्ड्स वगैरह में, या फिर एक्वेटिक अगर आप इकोसिस्टम पढ़ रहे हो उसमें डिकम्पोजर भी उसी में ही मिलेंगे आपको। फंजाई हो गया जैसे बैक्टीरिया, और आपके जो पॉन्ड्स हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इकोसिस्टम के, कन्वर्जन करते हैं ऑटोट्रॉप्स ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटरोट्रॉप्स। डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन भी इसके अंदर ही हो जाती है, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम्स हैं उनके अंदर। और प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जितना भी आप बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, और किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम वेट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो उसका उसका यूनिट रहता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और अगर एनर्जी के उसमें टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें तो वो बनता है आपका किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। डिवाइड किया हुआ है इसको दो पार्ट्स में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होती है ओवरऑल जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसको आप बोलते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और कुछ अमाउंट ऑफ जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है वो आपकी लॉस हो जाती है रेस्पिरेशन के दौरान। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये हमने बता दिया आपको। और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, जो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें से जो आपका रेस्पिरेशन लॉस हुआ है उसको आप माइनस कर दोगे तो आपकी बन गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, जो नया न्यू ऑर्गेनिक मैटर, नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं आपके कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा हमने, अर्थवॉर्म की एग्जांपल लेके वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है और लूजनिंग करता है सॉइल की,
उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन में भी सेम ही होता है, डिकम्पोजर भी सेम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को। किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया आपका, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इस सब में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। रॉ मटेरियल क्या होता है डिकम्पोजिशन के लिए, वो होता है डेट्रिटस। ठीक है, डेड प्लांट्स, डेट्रिटस में आता क्या क्या, डेड प्लांट्स हो गए आपके, उसके उनके रिमेन्स हो गए, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, कुछ भी जो डेड है वो क्या किस में आता है आपका, डेट्रिटस में। उसको 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन के, हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ब्रेक डाउन करता है डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में। कौन करता है, डेट्रीवोरस करते हैं। डेट्रीवोरस कौन कौन होते हैं, जो फीड करते हैं डेड एनिमल्स, प्लांट्स, या इन पे एग्जांपल हमने दे दी अर्थवॉर्म की। लीचिंग का हमने पढ़ा, जब एक नीचे परत बन जाती है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको हम बेसिकली प्रेसिपिटेट हो जाता है और अनअवेलेबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैटाबोलिज्म हमने पढ़ा, इसमें ह्यूमिफिकेशन पढ़ी हमने। ह्यूमिफिकेशन में क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ठीक है, ह्यूमस एक क्या है, माइक्रोबल रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, जो बहुत ही स्लो डिकम्पोज होता है, और ये कोलाइडल होता है नेचर में, इसीलिए इसको रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मिनरलाइजेशन में क्या होता है, ये जो ह्यूमस है उसकी डिग्रेडेशन होती है फर्दर किस में, न्यूट्रिएंट्स में। कौन करता है इसको, माइक्रोब्स करते हैं। ठीक है, आगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन को। ठीक है, एक लार्ज डिकम्पोजिशन जो होती है वो लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो करते हैं इसको इन्फ्लुएंस, वो आगे आपके टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर। अगर आपकी टेम्परेचर वार्म है और मॉइस्ट है तो आपका डिकम्पोजिशन अच्छे से होगी, फेवर करेगी आपकी डिकम्पोजिशन को ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर आपका टेम्परेचर लो है या फिर मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है, तो वहाँ पे आपकी डिकम्पोजिशन भी स्लो रहती है। केमिकल कंपोजिशन डेट्रिटस की वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपकी डिकम्पोजिशन को। मैंने आपको बताया लिग्निन और चिंटिन की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी। ठीक है, चिंटिन आपका क्या होता है, बायोपॉलीमर है, और सेल्यूलोज के बाद सेकंड अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर है ये। और लिग्निन किस में मिलता है आपको, प्लांट्स में, और चिंटिन आपको किस में मिलता है, एनिमल्स में। ठीक है, बेसिकली सी फूड्स में ज़्यादा पाया जाता है। और आपकी ये जो डिकम्पोजिशन है वो क्योंकि होती है किस में, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगी डेट्रिटस में, और आपका वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर वगैरह ये ज़्यादा होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसकी पीडीएफ में पीडीएफ का मैं आपको लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।